द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हम लोग जो सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उसका ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें भी हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि उनको भी जुड़ने का मौका मिल सके। तो चलिए देर मत करिए, फटाफट कर दीजिए। उसके साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह कमेंट अपने उत्तर को लिखते रहेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पहला और दूसरा प्रश्न ये हिंदी का गद्यांश है। इस गद्यांश को आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। उम्मीद है इसको पढ़ लिए होंगे। ठीक है, आगे के पेज पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए ये दिया गया है जहाँ पे उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। और इसके बाद ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट। चलिए पहला प्रश्न है, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर भौगोलिक स्वतंत्रता। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर चारों दिख रहे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए। तो यहाँ पे आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता सबसे अहम होती है। ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ सेकंड नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताना है। आत्मबल है, नैतिक बल है, अभिमान है या फिर स्वतंत्रता है। चलिए कमेंट करके छाप दीजिए आंसर। बहुत अच्छे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला इसका भी सही होगा। आत्मबल जो है ये शीर्षक का प्रयुक्त जो है गद्यांश है। क्लियर, गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक है, तो पहला बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका, क्या उसे मालूम है कि तुम कल मेरे घर आ रहे हो? क्या उसे मालूम है कि तुम मेरे घर आ रहे हो? ये वाक्य लिखा गया है, ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। जैसे मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कहा गया है कि क्या तुम्हें मालूम है, उसके बाद फिर कहा कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो। माफ़ कीजिए, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो। ये दो सेंटेंसों का मेल है, इसलिए इसको जो है मिश्र वाक्य के अंतर्गत रखा गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विस्मयवाचक चिन्ह कौन सा है? देखिए यहाँ अगर आप लोग को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ है और यहाँ पे जो बना हुआ है इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ है, नीचे एक बिंदी रखी हुई है और यहाँ पे अगला जो बना हुआ है चिन्ह वो इस प्रकार से है। ठीक है, और नेक्स्ट में जो अगला है ये इस प्रकार से है। उम्मीद है अब दिख रहा होगा। तो विस्मयवाचक चिन्ह कौन सा है ये बताना है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विस्मयवाचक का चिन्ह है। क्लियर। नेक्स्ट है, अच्छाई का विशेषण क्या होगा? अच्छाई का विशेषण रूप कौन सा होगा? वैसे देखिए यहाँ पे अच्छा से अच्छाई बन गया है, लेकिन अब इसका भी विशेषण पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखिए अच्छाई हमारे हिसाब से ये विशेषण ही है, लेकिन ये अच्छा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, नाम धातु है। छठे का आंसर बताने फटाफट। हथियाने का तात्पर्य है जैसे हाथ से, बतियाने का तात्पर्य है बात से, डराना डर से, गरमाना गर्म से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे नाम धातु ये है हथियाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संधि है? तो माफ़ कीजिए, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? वैसे बात करते हैं राज्यपाल की तो ये किसी का नाम, स्पेशल नाम तो है नहीं, ये जाति है। वो राज्यपाल जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाली शब्द है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है? वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताना है। देखिए यहाँ पे इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, इसमें सर्वनाम कौन सा है? देखिए इस हो गया, यह हो गया, सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, या हुआ है, ये सभी क्या आएंगे, ये देखिए सर्वनाम ये है, तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किसी वर्णमाला में जो संयुक्त अक्षर होते हैं, यानी कि संयुक्त अक्षर होते हैं, वो कौन से हैं। यहाँ पे जोड़ा दिया गया है, जोड़े के रूप में पहले में आ जा है, दूसरे में उ ला है, और तीसरे में पा फा भा है, नेक्स्ट डी में छ त्र और ज्ञा है। तो यहाँ पे संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है, ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और जो चौथा होता है वो इस प्रकार से होता है, 1 मिनट, ये तो सही है, लेकिन चौथा जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ये सभी को मालूम है। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जाएगा प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो अखरोट का हो जाएगा अखरोट, अक्षरोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, बी बिल्कुल। 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही होगा, अखरोट का अक्षवाट हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पे लुटेरा, लूट में एरा प्रत्यय लगा है, तो लुटेरा हो गया है, यानी कि आ प्रत्यय लगा है, लुट। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे 1 मिनट, एरा प्रत्यय लगा है। क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट, ऊपर में मैंने क्या बताया है, अखरोट का तत्सम बताना है, तो अखरोट का तत्सम जो होगा अछोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसको मारिएगा। ठीक है, और आप लोग की राय क्या है इस प्रश्न में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग एक बात और ध्यान दें कि ये भी बता दिया करें कि कौन से प्रश्न को गलत बताया गया है या कौन सा प्रश्न गलत हुआ है, तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी हम लोग को समझने में कि कहाँ पे आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे हमारे द्वारा जहाँ तक हो सकता है सही ही बताया जाए, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं त्रुटिवश गलती हो जाती है तो उसके लिए आप लोग से विनम्र निवेदन है कि प्रश्न के साथ भी कमेंट किया करें। क्लियर। चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 13वें नंबर का प्रश्न क्या है, वह तख्त पर सोता है, कौन सा वाच्य है। वह तख्त पर सोता है, तो इसमें जो वाच्य है वह वाच्य ऑप्शन सी कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा जल का तात्पर्य जो संबंध है वो तत्पुरुष समास से है, अर्थात गंगा का जल जो है वही सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रयुक्त जो यहाँ पे वाक्य लिखा गया है, इस प्रयुक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा ढीला, ये वाक्य है, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा ढीला, तो इसमें रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या उल्लेख अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण जो दिया गया है, जहाँ अधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अगला है, थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है। तो यहाँ उसके लिए अल्पज्ञ हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी ए सही है। नेक्स्ट है पल्लवन, पल्लवन के लिए ऑप्शन सही होगा, बे बिल्कुल सही। यहाँ पे संक्षेपण होगा, पल्लवन का जो सही शब्द होगा वो जो है संक्षेपण होगा। जैसे बात करते हैं हम यहाँ पे किसी भी विस्तृत विवरण का या सविस्तार व्याख्या की, तो पत्र, व्यवहार या लेख आदि सभी इसमें संयोजित होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला है, इसमें पंक्ति लिखी गई है और इस पंक्ति में कौन सा रस सही है इस विषय में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से पंक्ति शुरू है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसमें कौन सा रस है, भयानक रस है, हास्य रस है, वीर रस है या फिर श्रृंगार रस है।
चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए फटाफट, बहुत अच्छे। तो ये वीर रस है, ठीक है। यहाँ देखिए कहा गया है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यानी कि ये स्वतंत्रता की बात किया गया है। जो भी सैनिक वहाँ पे युद्ध में भाग लेते हैं उनके विषय में ये कहा गया है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं वो दुष्यंत कुमार हैं। बिल्कुल सही। ये आप लोग रचनाओं को याद करते चलें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और आपका यहीं से जो है नंबर भी गड़बड़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो था वो भी सही था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और एक मिनट। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता, इसके लेखककार जो हैं वो दुष्यंत कुमार हैं। क्या मैंने दुष्यंत कुमार ही बताया है? ये बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट है पराधीन सपने हो सुख नाही, पंक्ति में को ये पंक्ति जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये इंग्लिश का पोर्शन है, ये पोएट्री लिखी गई है। इस पोएट्री को केरली आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ से है, द मून से है और द नाइट पर ख़त्म होता है। और क्वेश्चन भी एक मिनट हाँ, क्वेश्चन ये 22 नंबर का नहीं, 21 नंबर का क्वेश्चन भी ये है। यहाँ पे 21 नंबर कर लीजिए, वही मैं कहूँ कि ये कैसे हो गया। 21 नंबर का क्वेश्चन ये है। यहाँ पे व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द डेलाइट? तो डेलाइट का सिनोनिम समानार्थी शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे प्लीज़र बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट के साथ। 22 नंबर पे चलते हैं और यहाँ पे सुटेबल कंजक्शन को भरना है, कौन सा सही भरा जाएगा। क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है। अनटिल है, अनलेस है, अल्दोट है और उसके बाद फिर व्हेन है। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा बी भरा जाएगा, अनलेस भरा जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे या आप असफल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ब या एडवर्ब है। 23 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये एडवर्ब है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। ये सेंटेंस जो लिखा गया है, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, तो ये एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन को लिखना है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच के विषय में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ही भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ भर लीजिएगा आप लोग ही। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। शी वांट्स टू ज्वाइन, क्या भरा जाएगा? देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल, यहाँ पे वावेल, इसको बोलेंगे तो वावेल आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, ये बताना है। यूनिवर्सल तो या आएगा ना, यूनिवर्सल ऐसे तो लिखा जाता है, क्यों? तो या आएगा, तो इसके साथ एन तो भरेंगे नहीं, तो क्या भरा जाएगा बताइए फटाफट कमेंट करके। ए भरा जाएगा, ए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। क्लियर। कंप्रीहेंशन यानी कि पैसेज लिखा गया है, इस पैसेज को आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे। द कटक से शुरू करेंगे और उम्मीद है कि इसको पढ़ लिए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ आगे क्वेश्चन मिल गया है आपका, यहाँ पे 26 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए बताइए व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वर्ड शोकेस्ड। यहाँ पे शोकेस्ड जो है इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का तात्पर्य आपको मालूम ही है कि विलोम शब्द होता है। तो चलिए बताइए कौन सा विलोम शब्द सही होगा। यहाँ पे 26 नंबर का ऑप्शन पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा, विथ हेल्ड बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। इसी के साथ 27 नंबर का रिटन द फेमिनिन फॉर्म, यानी कि ये जो लॉर्ड लिखा गया है, लॉर्ड का फेमिनिन बताना है, स्त्रीलिंग। 27 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे लेडी हो जाएगा, लॉर्ड का लेडी होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसको कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। तो यहाँ पे पहला अप भरा जाएगा, वर्क लुक अप ए डिक्शनरी, और डिक्शनरी उसके बाद पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सही सेंटेंस है ये बताना है। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ही सेड दैट
इज राउंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेंशन द कॉमन सुइटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। कौन सा सफिक्स जोड़ेंगे कि ये इसका अर्थ सही हो जाए। जैसे वेल्थ में, ग्रीड में, नीड में क्या जोड़ दिया जाएगा तो सही होगा, तो यहाँ पे एल वाई जोड़ जाएगा। जैसे वेल्थ में एल वाई जोड़ दिया जाएगा तो वेल्थी हो जाएगा, ग्रीड में ग्रीडली हो जाएगा, नीड में नीडली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और साथ साथ अगला संस्कृत का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें ये शब्द जो लिखा गया है प्रकृष्टम, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। चलिए इसके लेकिन हम क्वेश्चन के आंसर को बताते चलेंगे, आप लोग मिलान करते चलिएगा। यहाँ पे प्रा बिल्कुल सही है, क्रिस्टम में प्रा जुड़ा है। नेक्स्ट है अगला, इसमें भी संधि विच्छेद बताना है, तो बी बिल्कुल सही, यहाँ पे ये संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे ये इदम शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति में एक वचन का रूप कौन सा होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे सी अश्वय बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है अद्य है, इसका अव्यय कौन सा है। यहाँ भी पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, आज। अद्य का आज होगा। 35 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल चतुर्थी। अगला प्रश्न है, ये सेंटेंस है, इसमें ये किससे लिया गया है ये बताना है। 36 नंबर में भी बिल्कुल इसको जो है लिया गया है ईसा वयोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है उष्ण व्यंजन के कौन सा जोड़ा सही है। तो उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 होती है, यहाँ पे सभी में 4 दिया गया है, एक में 3 दिया गया है, तो इसको पहले ही काट देंगे। क्यों इसको पहले, क्योंकि इसमें 3 है, 4 संख्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तीनों प्रकार के सा और हा जो होते हैं ये वर्ण उष्ण वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो सी बिल्कुल सही। देखिए तीनों प्रकार से छोटा सा, खष्टी सा और बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये तभी ये उष्ण व्यंजन के अंतर्गत यानी वर्ण के अंतर्गत आने वाले जो है वर्ण हैं यानी अक्षर हैं, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है धिक के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो यहाँ के इसके योग में जो विभक्ति है वो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, द्वितीय हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है अपेक्षा पद का विलोम शब्द बताइए। सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे उपेक्षा ये हो जाएगा, उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होगा। और इसी के साथ यहाँ पे ये पंक्ति लिखी गई है और पंक्ति थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको पढ़िएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नीचे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वीडियो को रोक कर पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ है कस्य प्राप्ति दुर्लभा भवति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी बिल्कुल सन्मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला पोर्शन जो आता है ये आपका विज्ञान का पोर्शन शुरू होता है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोग को तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, फटाफट थम्स अप की जो है बटन को दबा दीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए जिससे अन्य मित्र साथी भाई बहन फटाफट जुड़ सकें। तो चलिए विज्ञान का प्रश्न आ गया है। मायोपिया अंगों में से मायोपिया जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है ये बताना है। हृदय है, त्वचा है, आँख है, मुंह है। तो मायोपिया जो होती है वो निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया उसी को कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष जो होता है इसको मालूम ही है आपको लोग को, तो ये आँख से संबंधित विकार है यानी बीमारी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आँख बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। और साथ साथ मायोपिया का जो अपोजिट होता है यानी निकट, मायोपिया तो निकट दृष्टि दोष के लिए जिम्मेदार है, बट मेट्रोपिया एक होता है जो दूर दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कौन फूल धारण करते हैं। इसमें कौन से प्रजाति के पौधे हैं जो फूल धारण करते हैं ये बताना है। तो उसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, एंजियोस्पर्म्स फूल धारण करते हैं। इसमें बीज फल के अंदर होते हैं। ये मृतजीवी या परजीवी, सहजीवी तथा स्वपोषी के रूप में भी पाए जाते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो किसके माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। महाधमनी, फेफड़े की धमनी या फिर वेना कावा के या फिर चौक जिसको स्टेडियम कहा जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। यहाँ पे बात किया गया है ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड हृदय से बाहर आता है वो किसके माध्यम से आता है ये बताना है।
तो वो महाधमनी के माध्यम से आती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और जो इसमें हृदय में जाती है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, जिसको अशुद्ध रुधिर कहा जाता है, वो महाशिरा के द्वारा हृदय में जाता है। तो हृदय उसको फिल्टर करके ऑक्सीजन युक्त महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैला देता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है सहसंयोजी बंध को और किस बंध के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आणविक बंध के नाम से जानते हैं, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है सल्फर और क्लोरीन में से किस प्रकार का बंध हो सकता है? तो ये जो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो सकता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसके या किसने किया था? तो ये जो किया गया था वो लॉयड ग्रोफ कोपमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे इसको एरोमीटर कहा जाता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक्स भौतिक की एक शाखा है जो किससे संबंधित है? उम्मीद है सारा क्वेश्चन और आंसर भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ये जो संबंधित है अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है जिगर से निकलकर हृदय की तरफ जाने वाले जो रक्त होते हैं, यानी हृदय की तरफ, यानी जिगर का मतलब होता है कि शरीर से निकलकर जो हृदय की तरफ जाने वाले रक्त होते हैं वो किस तरह से या किस माध्यम से उच्च सांद्रता की ओर होते हैं? तो ये पित्र के रक्त कण की उच्चता सांद्रता इनमें होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है आपका, और जिगर को हम लोग लीवर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बल्ब एक पौधों से किस हिस्से का रूपांतरण होता है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जड़ है, मूलांकुर है, तना है या फिर फल है? तो ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन, तना हो जाएगा, ठीक। जैसे इसका तात्पर्य यह है कि जो यहाँ पे लिखा गया है बल्ब एक पौधे से किस हिस्से से रूपांतरित होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह भोज्य पदार्थों के संचय करता है। इसके उदाहरण के रूप में प्याज कह सकते हैं। प्याज जो है ये होता है, ठीक है। प्याज भी एक तने का ही रूप है, ठीक। और अगला पोर्शन जो गणित का आता है इसको हम लोग स्किप करते हैं। आप लोग जो नए साथी जोड़कर देख रहे हैं, वीडियो को कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट को, उनको आज बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर इसके PDF को आप लोग लोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ और वहाँ पर द मास्टर प्रकाश क्लासेस सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आपको वहाँ पर PDF उपलब्ध हो जाएगा। यदि अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं करना चाहते तो हमारे सर के द्वारा पूरा डिटेल में वीडियो को सुपर टेट की क्लास मैथ को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन की घंटी को दबाना होगा, इसके लिए कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी स्टूडेंट फटाफट देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अगले पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पोर्शन है आपका जो है ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है। इसमें पहला क्वेश्चन है कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यानी कि अमरूद का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील है, चीन है, यूनाइटेड स्टेट है या फिर भारत है? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे भारत बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और भारत की बात करते हैं तो भारत में अमरूद जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सबसे अधिक मात्रा में होती है। और दूसरे नंबर पे अमरूद उत्पादन करने वाला देश चाइना है। पहला भारत स्थान बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1998 में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश का कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे इसको जो मिली है वो हुमायूं का जो मकबरा है, ये एक कब्रिस्तान है और इसको लोकप्रियता मिली है, ठीक है। विश्व विरासत में ये शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसमें जो है हुमायूं के द्वारा 1530 से लेकर 1540 तथा 1555 से लेकर के 1556 मुगल वंश का दूसरा शासक जो रहे। हुमायूं के बाद जो है अकबर आए थे,
ठीक। तो उनके द्वारा जो है उनकी पत्नी का इसमें नाम हमीदा बानो बेगम था, उनकी जो है मकबरा इसमें हुमायूं का मकबरा के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, कतर गैसों में से किस गैस का सर्वोत्तम प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है? 74 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्थित किया जाता था। 75 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे एड्यूसैट बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? वैसे बात करते हैं आपातकाल की, तो आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है और एक वित्तीय आपातकाल होता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, एक 52, 56 और 60 में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अनुच्छेद 52 में ही राष्ट्रीय जो है वो आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो है 1952 में डिस्कशन है, एक माफ़ कीजिए 1952 कह रहे हैं, 352 में अनुच्छेद 352 में डिस्कशन है, एक 356 में डिस्कशन है और एक 360 में डिस्कशन है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो मौद्रिक नीति का घटक कौन सा नहीं है ये बताना है। तो डी बिल्कुल सही, यहाँ पे सार्वजनिक ऋण है जो ये घटक नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट है, कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? यानी दोनों सदनों में से कौन सा किसी सदन का सदस्य नहीं होता है ये बताना है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। तो यहाँ पे ये जो राष्ट्रपति होता है ये किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता है, ये सांसद का सदस्य होता है। क्लियर, इसका सदस्य सांसद का। सांसद जो है तीन युक्तियों से मिलकर बनता है, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर सांसद का निर्माण होता है। क्लियर, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, बाल गंगाधर को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है, यानी कि भारत में अशांति का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तो अंतिम रेखा को मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। मैग्नेटोस्फीयर जो होता है वो अंतिम का आखिरी हिस्सा यानी कि अंतिम हिस्सा होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में नियंत्रण करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है कौशल, शिक्षण कौशल का। यहाँ पे हम लोग इसके प्रश्नों को भी कवर करेंगे। इसका पहला प्रश्न यानी 81 नंबर का प्रश्न है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा तरीका यानी शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्रयोगशाला विधि है, समूह वार्तालाप है, व्याख्यान विधि है, सृजनात्मकता क्रियाकलाप है। ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आज जो है थोड़ा स्लो मोशन में चल रहे हैं, आप लोग कहते थे कि बहुत तेज़ से सर पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा स्लो के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर तेज़ चलना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तेज़ी से ही पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा 81 का वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। सृजनात्मक क्रियाकलाप जो होती है ये सबसे सही शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और कक्षा किस लिए? कक्षा 3 के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ठीक। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न, इसमें कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सी प्रश्नावली विधि का दोष नहीं हो सकता है। चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, वे बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है वह कौन है? तो ये जो हैं वे समस्यात्मक बच्चे हैं, यानी समस्या से ग्रस्त बालक हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। उन्हीं के लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये जाना जाता है कि उनकी समस्या क्या है, इस विषय में सभी कार्य किया जाता है।
अगला है एक प्रभावशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो वो अपसारी चिंतक होते हैं। चलिए देखते हैं अपसारी चिंतक होता क्या है। अपसारी चिंतक का तात्पर्य यह है कि कोई एक बिंदु होता है और उस बिंदु से वो अनेक दिशाओं में या अनेक प्रकार से सोच रख सकते हैं या रखते हैं, उनको अपसारी चिंतक कहा जाता है। वहीं पे अभिसारी चिंतक की बात करते हैं तो एक जैसे कोई प्रश्न हो तो उस पर केवल एक ही बिंदु पर कोई सोच पा रहा है हर तरफ से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको अपसारी चिंतक के रूप में, अभिसारी चिंतक के रूप में जानते हैं। ये अभिसारी है और ये अपसारी है। ठीक, क्लियर रखिएगा। चलिए दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक या संगठक क्या है। तो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन पूर्व ज्ञान है। यदि आप पूर्व ज्ञान रखेंगे, ये पाठ का प्रस्तावना जो होता है ये पूर्व ज्ञान को ही उसमें दिया रहता है। क्लियर, पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को सबसे अच्छा उचित क्या है। तो इसके लिए सबसे उचित जो है वो डी, प्रश्न पूछते रहना है और इसी के साथ कक्षा को रुचि बनाए रखना है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है बच्चों में जो प्रतिभाशालीता होती है वो किसके कारण हो सकती है। तो यहाँ पे वो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है इसी में ये हो सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका अंतर्दर्शन है या फिर आगमन है, बहिर्दर्शन है, निगमन है। ये सभी विधियाँ हैं, तो कौन सी विधि सही होगा। चलिए कमेंट करके फटाफट आंसर दे दीजिए। बहुत अच्छे। तो ये आगमन की विधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये आगमन और निगमन की विधि जो दी गई है ये अरस्तु के द्वारा दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चे के गुण कौन से हैं। प्रतिभाशाली बच्चे के गुण जो हैं वो तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास होना। उनके अंदर तीव्र निर्णय लेने की कोई भी समस्या हो तो उसके अंदर जो निर्णय लेने की स्थिति होती है वो तीव्र होती है और उनके अंदर अपने आप में खुद में आत्मविश्वास भी होता है, तभी वो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ठीक, बी बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एक शिक्षण विधि में जो 2 या अधिक शिक्षक सहयोगपूर्ण विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, तो यह विधि कौन सी विधि है। तो ये विधि जो है वो टोली विधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक बिल्कुल करना मत भूलिए। चलो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सेशन को भी शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन 99 नंबर का है, उम्मीद है दिख रहा होगा। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो विकास के बारे में जो कथन सही है वो बी बिल्कुल सही है। जैसे विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता रहता है, बिल्कुल सही है। और फिर पीछे की ओर विकास भिन्न व्यक्तियों से भिन्न गति से होता है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर यहीं तक है, मैंने सी ऑप्शन भी पढ़ दिया। तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता रहता है और फिर पीछे की ओर, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है। इसमें पूछा गया बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। इस कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है पहला सही है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, गलत है। बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, वो समाज में भी सीखते हैं, वो कक्षा के बाहर भी सीखते हैं, वो अपने बड़ों से भी सीखते हैं, वो कोई काम करके गलती से भी सीखते हैं। तो तमाम प्रकार से सीखने का तरीका है, तो इसलिए वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्लियर। नेक्स्ट 93 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा, गुथरी के द्वारा किया गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है बाल विकास से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन खाली हैं, चारों अच्छा 3 ऑप्शन है, तीनों को भरना है। चलिए 4 होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भरिए फटाफट। चौथा यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। जैसे बाल विकास से तात्पर्य है कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन में है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा
व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये जो नहीं करता है वो भाषा है, सामाजिक अनुभव है, परिपक्वन है, क्रियात्मक विधि है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सामाजिक अनुभव ये प्रभावित नहीं करेगा, बाकी सभी करते हैं, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी से प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? थार्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, कोटलेमिन के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन थार्नडाइक के द्वारा कहा गया है। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार है तभी आप उसको सिखाएंगे, तब वो सीखने में अपना मन भी लगाएगा और जल्दी से प्रभावशाली तरीके से भी सीखेगा। फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से होते हैं? चलिए, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 98 नंबर का। इसमें एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? चलिए, यदि आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में कार्यभार कर रहे हैं और आपकी कक्षा में एक विकलांग बच्चा है, तो आप उसके विषय में क्या कहना सबसे उचित समझेंगे? ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कहना ये बेहतर है कि सोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हो, यानी कि उसको उत्साहित करेंगे कि वो भी खेल के मैदान में जाए, क्योंकि बैसाखी लेकर ही जाए लेकिन जाए। ठीक, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को किस प्रकार से मॉडल बनाया जा सकता है या किस प्रकार से रखा जा सकता है? तो यहाँ पे इस ऑप्शन को पढ़ेंगे सभी, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो वही जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पे गेस्टाल्टवादियों के विषय में बात किया गया है, जिसके अंतर्गत कोहलर, कोफ्ता, गेस्टाल्टवादी सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं। और ये जो है सोच और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 100 प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगला प्रश्न जो है ये सामान्य ज्ञान और समसामयिक की घटना चक्र से है। इसको हम कवर करते चलेंगे, आप लोग केवल सुनते चलिए, रिवीजन होता चलेगा। पहला प्रश्न यानी 101 नंबर का, इसमें पूछा गया कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? क्वेश्चन अच्छा है। पहला परमाणु परीक्षण जो भारत के द्वारा किया गया था उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, और ये जो है 18 मई 1974 को किया गया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, नाम भी मैंने बता दिया, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। दूसरा 1998-99 में किया गया था, जिसका नाम परमाणु शक्ति था। क्लियर हो गया होगा दोनों। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। मालगुजारी डोज किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक है, ये मालगुडी डेज है, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये बताना है। तो ये आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बेंजीन भुट्टो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय या फिर तेल कंपनियां? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इस समय जो तेल का निर्धारण भारत में करती हैं कीमतों का, वो तेल कंपनियां करती हैं, ना कि भारत सरकार या कोई सरकार नहीं करती है, तेल कंपनियां अपना खुद करती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अजीम प्रेम जी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो ये जो है पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 2017 फार्मूला 1 बहरीन ग्रांप्री का विजेता कौन है? तो इसके विजेता के रूप में सेबेस्टियन वेटल बिल्कुल सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार या फिर कृषि प्रदूषण?
तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये कृषि प्रदूषण जो है ये सामाजिक प्रदूषण नहीं है, बाकी सभी सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का कंट्री सॉन्ग ऑफ द ईयर के विजेता कौन है? कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। आंसर बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 108 का बी ऑप्शन सही होगा। ये गर्ल क्रश के द्वारा ये जो है ले लिया गया है, मतलब जीत लिया गया है कंट्री सॉन्ग ऑफ द ईयर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे इसका कौन सा सही होगा। पश्चिम बंगाल है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर तमिलनाडु में है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के जो है आगरा ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा सी बिल्कुल, और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे जो है संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित है राजपूत चित्रकला से संबंधित विद्यालय हैं यानी स्कूल हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, दी बिंडफॉल के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसके लेखक या लेखिका जो हैं दीक्षा बसु जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? अन्ना हजारे का, मेघा पाटेकर का, शांता सिंह का या फिर मानसी प्रधान का? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके जो प्रेरक हैं वो कौन हैं ये बताना है। चलिए कमेंट करके फटाफट बता दीजिए आप लोग। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे इसके प्रेरक के रूप में जो है मेघा पाटेकर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कला संगीत के क्षेत्र में 2017 का पद्म भूषण पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? 113 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये विश्व मोहन भट्ट के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिए, विश्व मोहन भट्ट को ही इसमें दिया गया है 2017 का कला संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार, और वो भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है 2017 फार्मूला 1 इंटरनी जो चाइनीज ग्रांप्री का विजेता है वो कौन? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, लेकिन इसका मैंने बताया है पहला ऑप्शन इसका सही है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 2015 फीफा विश्व कप के जो मेजबान करने वाला देश था वो कौन है? अर्जेंटीना, नीदरलैंड, जर्मनी और ब्राज़ील? तो यहाँ पे डी ये ब्राज़ील के द्वारा किया गया है मेजबानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध गायक है इसमें? चलिए बताइए प्रसिद्ध गायक के रूप में कौन है इसमें? जैसे कौशल्या रेड्डी हैं, मनजीत बावा है, राजा रवि वर्मा है या पंडित जसराज हैं? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। पंडित जसराज ही एक प्रसिद्ध गायक के रूप में निम्नलिखित में है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? देखिए ये सारे करंट अफेयर आपके पुराने तो हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पढ़ते चलिए, लेकिन आप लोग देखते चलिए, सुनते चलिए। ये स्टैटिक जीके के रूप में आपके जो है काम आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 17 का जो सही होगा 117 का वो पहला सुरभि सीएम बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फटाफट आप लोग थम्सअप की जो है बटन दबा दीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है, किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ पे 3 लोग को दिया गया है, 1 लोग को नहीं मिला है, उस विषय में बताना है। तो डी बिल्कुल रजत चौहान को नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और रजत चौहान को जो दिया गया है वो राष्ट्रपति ने तीरंदाजी के लिए दिया है। क्लियर। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्रा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो डी आंध्र प्रदेश का नाम माफ़ कीजिए, आंध्र प्रदेश का राजधानी जो पहले थी स्वतंत्रता के पहले वो अब तक भी है। तो ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला, कौन सा एक विशिष्ट चित्रकार है? तो विशिष्ट चित्रकार ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अमृता शेरगिल जी हैं, ये एक चित्रकार के रूप में है। ऑप्शन नंबर जी सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, 19वां सार्क सम्मेलन नवंबर 2016 में होना तय हुआ था परंतु वह स्थगित हो गया था। तो कौन सा देश इसका मेजबानी जो है इस समय किया था बाद में? तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन।
ऐसा इसलिए हुआ था कि इस समय थोड़ा भारत से टकरार हो गया था और भारत इसमें शामिल होने के लिए राजी नहीं हुआ था, इसलिए ये स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पे हो रहा था तो इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा गंगा परियोजना किसका कौन सा कथन सही है? चलिए यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे गए हैं, 1 2 3, और उसके बाद नीचे कूटनीति भाषा में आंसर दिया गया है, ये बताना है कौन सा सही है। चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों सही है। पहला यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया। तो यानी कि ये 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। यह ईरान से भारत तक फैली है, ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें सही सम्मिलित कौन सा है ये बताना है। अच्छा, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। ठीक, चलिए 123 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी। यहाँ पे MG नरेगा जो है ये 2003 में नहीं हुआ है, ये 2005 में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये सुमिलित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया था, तो कब प्रारंभ किया गया था? चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 1995 में जो आपका मध्याह्न भोजन या मिड डे मील जो मिल रहा है इस समय बच्चों को, वो 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है, और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2016 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो यहाँ पे ललिता बाबर इसके पुरस्कार के जो है प्राप्तकर्ता है, वे बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रूपा स्पाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी है, अंग्रेजी है, बंगाली है, स्पेनिश है? तो सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है पूरी दुनिया में वो चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। हिंदी दिया होता तो हिंदी सबसे नंबर 1। 1 मिनट, हाँ ठीक है, अगर हिंदी होता तो हिंदी सबसे पहले होता, लेकिन हिंदी नहीं है इसमें, तो इसलिए चीनी होगा। क्लियर। इसको मंदारिन जो है भाषा भी वो कहा जाता है चीन में। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है? जो मक्का होती है, मक्के की फसल को पकने की अवधि कितनी होती है, यानी कितने दिन में ये पक जाती है? तो ये 110 दिन में पक जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बहुत अच्छे, यहाँ पे डी ऑप्शन, नंदलाल बोस जो है ये बांसुरी वादक नहीं है, इसमें यही सही है। नंदलाल बोस जो है ये बांसुरी वादक नहीं है, तो क्या है? ये एक प्रसिद्ध चित्रकार है। कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार है। क्लियर। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार विजेता के रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल कुणाल नैयर, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग मतलब करंट अफेयर के प्रश्नों को ख़त्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। यह प्रश्न आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। रीजनिंग के केवल प्रश्नों के आंसर को हम कवर करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और मिलान करिएगा आंसर से कि मिल रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसमें आप लोग देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि कितने 5 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 4 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है? तो यहाँ पे 3 प्रकार से ये 5 ऐसे हैं। ठीक, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है आपका 132 नंबर का। यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिखी गई है, बी है, ई है, आई है, एन है, टी है, तो आगे क्या आएगा ये बताना है। 132 नंबर का प्रश्न है। इसमें कुछ नहीं किया गया है, पहले वाले में 3 ऐड किया गया है, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 5, पाँचवें वाले में 6 और छठे वाले में 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे यदि किसी कूट भाषा में चारकोल को ये इस संख्या में लिखा गया है तो मोरेल को इसलिए ये लिखा गया है, तो उसमें जो है एलोचेर यानी ALLOCHRE को किस रूप में लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। तो आप लोग इसको देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा, इस रूप में लिखेंगे। इसको देख लीजिएगा किस प्रकार से इसको बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 134 नंबर का प्रश्न है। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, इसको आप लोग बनाइएगा। इसमें आपके द्वारा जो आंसर हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है वो डी ऑप्शन ममेरी बहन, इसका ऑप्शन सही होगा। इसको बना के आप लोग मिलान करिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और इसमें जैसे जिस प्रकार से बत्तख कुड़कुड़ाना, मतलब बत्तख की जो आवाज़ होती है वो कुड़कुड़ाना होती है, तो पक्षियाँ जो होती हैं उनकी आवाज़ किस प्रकार से होती है ये बताना है।
तो वो पक्षियाँ जो होती हैं वो चहचहाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सूचना तकनीकी अर्थात कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 5 प्रश्न इसका भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है डायल अप इंटरनेट एक्सेल का लाभ क्या होता है, नीचे लिखे में से बताना है ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये इसको हम लोग ब्रॉडबैंड तकनीकी का उपयोग करके इसका लाभ उठाते हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से जुड़े होते हैं, बस स्टार मेश रिंग। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसके रूप में जाना जाता है, तो इसको हम लोग ARPANET ARPANET के नाम से जानते हैं, ARPANET। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरलेस कहते हैं। क्लियर, जानते होंगे आप लोग, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपका जीवन कौशल और प्रबंधन अभिवृद्धि का है, इसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है कौन सा नीति है जो निर्देशक तत्व हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन है यानी ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता। बहुत अच्छे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। समान नागरिक संहिता ही नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है वंचित व्यवहार प्राप्त करने का साधन कौन सा है। चलिए कमेंट करके फटाफट आंसर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 142 का पहला दंड एवं पुरस्कार जो है यही वांछित व्यवहार प्राप्त करने का साधन है, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है वो क्या है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर धार्मिक अधिकार है। तो यहाँ पे ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को किस प्रकार से रवैया अपनाना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन के रूप में। थोड़ा लंबा प्रश्न है तो ऑप्शन थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है, उम्मीद है कि ऑप्शन सभी दिख रहा होगा। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे तो बी ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा आपको। तो बी ऑप्शन में लिखा गया है कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है। क्वेश्चन को अच्छे तरह से जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा गया है शिक्षण से अधिगम पर बल देना में जो परिवर्तन होता है वो कैसा हो सकता है, ये बताना है। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर इस पर जो है परिवर्तन किया जा सकता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अन्य पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसे पढ़ते हैं तो रटना हो गया, तकनीकी अपनाना हो गया, ये सभी गड़बड़ यानी कि गलत ऑप्शन हो गए, पहला ही सही है इसमें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कौन सा सीखने का क्षेत्र है, अनुभाविक है, भावनात्मक है, आध्यात्मिक है या फिर व्यवहारिक है। तो यहाँ पे ये आध्यात्मिक माध्यम से जो सीखना है ये सब सीखने का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से। नेक्स्ट प्रश्न है 147 नंबर का प्रश्न, इसमें आप लोग को बताना है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो चलिए बताइए स्पेस है क्या भरा जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन विद्यार्थियों के वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा ही सीखने को संवर्धित कर सकता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है नेता के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं या कितने होते हैं, इसमें ये बताना है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो नेता के आवश्यक तत्व के जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें मूल्य समूह के सदस्य के प्रति विश्वास और वांछित योग्यताएं भी सम्मिलित हैं। तो 3 प्रकार से होते हैं, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सबसे अच्छा होगा। इसमें चलिए यदि आप एक अध्यापक के रूप में कार्यभार कर रहे हैं तो सबसे अच्छा कथन या सबसे अच्छा जो सर्वोत्तम कथन या ऑप्शन है कौन सा होगा। जैसे
पढ़ेंगे ऑप्शन तो इसमें देखेंगे आप लोग पहला ऑप्शन ही आपको सही लगेगा। जैसे प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इसमें चाहे जिस प्रकार से हो, चाहे पिछड़ी बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, सभी बालक सीख सकते हैं, यही सबसे सर्वोत्तम कथन है। ठीक, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को देना है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो संवेगिक तनाव होता है वो क्या कहलाता है? चिंता, कुंठा, द्वंद्व या तनाव कहलाता है। कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत अच्छे। तो मैकडूगल के द्वारा जो है 14 संवेगों को बताया गया है, जिसमें ये कुंठा एक इसका आंसर सही हो जाएगा। तो कुंठा जो है ये कहलाता है, वे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हुए हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।